हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का पोएम 5 द स्कूल बॉय को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस पोएम को पढ़ने से पहले उनके पोएट के बारे में पढ़ते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आएगा कि पोएम किस तरह से लिखी गई है और किन टॉपिक्स पे वो हाईलाइट कर रही है। इस पोएम को लिखा है विलियम ब्लेक ने, जो कि 18-19 सेंचुरी पोएट थे। ही वॉज एक्टिव टिल 1857 एंड ये जो एज था इसको रोमांटिक एज बोलते थे। रोमांटिक एज का मतलब रोमांस से नहीं है। रोमांटिक एज का मतलब ये है कि जब ऐसी आइडियोलॉजीज आई थी जिसमें लोग इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस में रखते थे। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि पहले लोग बोलते थे कि आप कम्युनिटी को फेवर कीजिए, आपकी आइडेंटिटी आपकी कम्युनिटी से है, सबका भला के लिए सोचिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। बट एक वेव आई जिसमें सब लोग अब अपने बारे में सोचने के ऊपर फोकस करने लगे कि हम सब अलग हैं, हमें एक कम्युनिटी से ना पहचाना जाए, सब अलग हैं, सबके टैलेंट्स अलग हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग है। एंड इस तरह से उनका मानना था कि सबके जो टैलेंट है वो उभर के आएंगे। एंड रोमांटिक एज में ऐसा भी था कि लोग नेचर के बहुत करीब थे, नेचर को बहुत ज़्यादा एज अ सब्जेक्ट मानते थे एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थॉट्स वो लेके आए थे इस पर्टिकुलर एरा में। एंड विलियम ब्लेक पर्सनली एक पोएट और पेंटर दोनों थे एंड ही यूज टू चैलेंज एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे रूल्स बनाती कि नहीं किसी को ऐसे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उस समय जो चर्च थे वो उनको चैलेंज करते थे। ही वॉज वेरी फेथफुल, वो बहुत ही डिवोटेड क्रिश्चियन थे, अपने धर्म को मानते थे, बट वो चर्च के अगेंस्ट थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चर्च बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रही है। सो ही बिलीव्ड इन रिलीजन, बट उनको ये पसंद नहीं था कि रिलीजन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे लोगों को। सो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो उनको पसंद नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वो ये था कि कैसे एजुकेशन को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल बना दिया है। एंड इस तरह से इतना ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट नेचर का बना दिया एजुकेशन को भी कि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कंस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, कि ऐसा लगता है कि लोगों को एक केज में बंद कर दिया गया है एंड जैसा बोला गया है वैसे करो। जबकि उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा फ्री होना चाहिए एंड लोगों को जो सीखना है वो अपनी मर्जी से सीखें। एंड एजुकेशन सिस्टम उन बंदों को जो भी सीखना है उस चीज़ को सीखने में हेल्प करे, रादर देन उनको बताए कि नहीं आपको ये सीखना है। ये जो पोएम है इस चीज़ पे फोकस करती है कि व्हाट इज़ द डाउन साइड, क्या नेगेटिव है फॉर्मल लर्निंग का। जो फॉर्मल लर्निंग सिस्टम है बेसिकली आप जिस सिस्टम में पढ़ रहे हैं, मैं जिस सिस्टम से पढ़ के आया हूँ, जिसमें हमें बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती, हमारे पास सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो हमें पढ़ना ही है। हमारे पास नॉर्मली ऐसी कोई चॉइस नहीं होती कि हमें जो पढ़ना है हमें पढ़ने दिया जाएगा। एंड ये जो पोएम है द स्कूल बॉय, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम उसका एक पार्ट है। एंड दिस पोएम वाज रिटन इन 1789। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा पुरानी पोएम है ये, अराउंड 200 साल पुरानी। एंड स्टिल बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज अभी भी हम ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज किया गया एजुकेशन सिस्टम को। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इस पर्टिकुलर पोएम की नरेशन के दौरान कि कैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस चीज़ से अलग हट रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आया था लेट्स से 1700 से 1600 से, ये एक्चुअली बहुत ही फेल्ड मॉडल है एंड अब बहुत ज़्यादा वो ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब है कि अब इररेलेवेंट हो गया है। आज के इस सदी में जब हम 21st सेंचुरी में हैं, इसका कोई स्थान नहीं, रेलेवेंट नहीं रहा है, फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड ही लाइक्ड लर्निंग आउटसाइड द क्लास। तो उनको ये चीज़ पसंद थी कि हम चीज़ें क्लास के बाहर भी पढ़ें, कि हमारे बाहर की दुनिया भी है, हम उसको एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग रखें रादर देन एक क्लास में बैठ के कंस्ट्रक्ट होकर पढ़ें। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। आई होप स्पेशली आप बच्चों को ये पोएम बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि जो मैसेज दिया गया है आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे उस मैसेज से। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? जो स्कूल बॉय है इस पर्टिकुलर पोएम में वो एक खुश बच्चा नहीं है और उसको नाखुशी क्या चीज़ से मिल रही है और वो क्यों अपने आप को एक चिड़िया से कंपेयर कर रहा है जो कि एक केज में रहती है। सो बेसिकली केज में बंद एक चिड़िया से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है,
या उस पेड़ से, उस पौधे से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है जो कि मर रहा है। विदर यानी इट्स डाइंग और रॉटिंग। व्हेन इट शुड ब्लॉसम, मतलब जहाँ उस पौधे को ब्लॉसम करना चाहिए, फूलों से भरे होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए इन हेल्दी वे, वो उसकी जगह मर रहा है, तो अपने आप को उस पौधे से कंपेयर कर रहा है। सो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं वो ऐसा क्यों है। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. I love to rise in a summer morn. So morn यानी हो गया morning. So ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे पसंद है समर मॉर्निंग में सुबह उठना। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब जो चिड़ियाएँ हैं हर ट्री में गाती रहती हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न। सो हंट्समैन यानी एक शिकारी हुआ, डिस्टेंट हंट्समैन यानी बहुत दूर एक शिकारी है। एंड व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज वाइंडिंग हिज हॉर्न। सो वो उसके पास एक बाजा है, एक हॉर्न है, वो उसको ब्लो कर रहा है, मतलब उसे बजा रहा है। सो आप इमेजिन कीजिए एक 1789 की पोएम है, वहाँ पे शिकारी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी। सो ये बहुत ही नॉर्मल सीन होगा एंड उसको ये बहुत ही खुशहाली भरा माहौल लग रहा है कि बहुत दूर एक कोई शिकारी है, वो एक बाजा बजा रहा है और पेड़ों में जो है बर्ड्स गाना गा रही हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और एक स्काईलार्क है जो मेरे साथ गा रही है। जनरली लोग जो है इस चिड़िया के साथ गाते हैं बिकॉज ये बहुत मीठा गाती है। स्काईलार्क ये एक चिड़िया है जो आपकी स्क्रीन पे है, बट ये बच्चा क्या बोल रहा है, स्काईलार्क मेरे साथ गाती है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो नेचर के साथ है, एकदम नेचर में सम्मिलित है एंड स्काईलार्क भी उसके साथ गाती है एंड उसको ये बहुत ही स्वीट कंपनी लगती है। सो बेसिकली इससे समझ में आता है कि इस बच्चे को नेचर के साथ रहना, उसको एंजॉय करना बहुत पसंद है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में ही इज़ वेरी हैप्पी, सो इट्स अ वेरी हैप्पी पैराग्राफ। उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। एंड अगर हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइमिंग स्कीम क्या है इस पर्टिकुलर पोएम की, तो आप देखेंगे मॉर्न और हॉर्न, they are rhyming, then tree, me and company are rhyming. So this particular rhyming scheme is called a b a b b scheme. So a and a, these two lines are rhyming, और फिर ये तीन लाइन आपस में राइम करी। आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पोएम में कंसिस्टेंटली इसका यूज किया गया है, बट थोड़ा सा डिविएशन भी किया है इस पोएट ने। सो इतनी कंसिस्टेंट भी राइमिंग स्कीम नहीं कि एकदम यही फॉलो किया गया, बट प्रीडोमिनेटली मेनली ये राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. पर समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, to go to school in a summer morning, drives all the joy away. मेरी सारी खुशियाँ खत्म कर देता है। drives all the joy away, सारी खुशियाँ भगा देता है। Under a cruel eye outworn. outworn का मतलब होता है इट्स बेसिकली पास्ट ऑफ आउटवेयर, एंड आउटवेयर का मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग। सो कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती है, चल रही है, सो इसलिए उसको बोला जा रहा है आउटवॉर्न। सो अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, सो मतलब वो जो है एक क्रूल आई के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक है। सो क्रूल आई डेफिनेटली वो टीचर्स को बोल रहा है, जो प्रिंसिपल्स को बोल रहा है, जो उस पर निगरानी रखते हैं स्कूलों पे। आप देखते हैं स्कूल पे आप पे निगरानी रखी जाती है आपके टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा। अगर आपके स्कूल में डिसिप्लिनरी कमेटी है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा। सो अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, द लिटिल वन स्पेंड द डे, और जो छोटे बच्चे हैं, लिटिल वंस यानी वो खुद की बात कर रहा है और सारे बच्चों की बात कर रहा है, इस तरह से वो दिन गुजारते हैं। इन साइंग एंड डिस्मे, साइंग यानी आहें भर रहे हैं, एंड डिस्मे यानी दे आर डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस यानी बेचैनी में है वो। बाय द वे पोएम की खास बात ये होती है कि पोएम आप रीड कर रहे हैं, पोएम मैं रीड कर रहा हूँ, पोएम कोई जिसने लिखी है विलियम ब्लेक ने, एक वो हो गए, एंड देयर इज सम अदर पर्सन, तो सबका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है एक पोएम के प्रति। सो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि पोएम एक तरह से एक पेंटिंग की तरह होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह। कभी कभी आप क्लियरली बोल नहीं सकते हो कि पोएट ने जो भी बोला है उसे आप समझ लें, और कभी कभी क्रिप्टिक भी रखी जाती हैं चीज़ें, एंड कभी कभी पोएट्स बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं टू इवोक, या आपके मन में कुछ तरह की फीलिंग जगाने के लिए। एंड यहाँ पे जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पीपल आर देयर जो आप पे निगरानी रख रहे हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ किया क्रूअल आई।
एंड क्रूअल आई मतलब एक आंखें हैं जो आप पे निगरानी रखी हुई हैं। एक बहुत ही फेमस इससे रिलेटेड एक लिटरेरी वर्ड में एक टर्म है जिसको बोलते हैं बिग ब्रदर। एंड बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। आपने देखा है कि बिग बॉस शो जो आता है वो बेसिकली बिग ब्रदर शो से इंस्पायर्ड है। एंड जो बिग ब्रदर शो है वो बिग ब्रदर शो का नाम जो है एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है जिसमें ये बिग ब्रदर करके टर्म था। एंड इसका मतलब क्या है कि एक देश है जिसमें जो देश के जो सुप्रीम नेता हैं वो सारे लोगों पे निगरानी रखते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप पे निगरानी रखी जाती है, हर जगह कैमराज लगे हैं। वहाँ से वो बिग ब्रदर टर्म आता है। एंड आप देखो बिग बॉस शो में भी हर जगह कैमरा लगे होते हैं, 24/7 आप पे निगरानी की जाती है। एंड फिर आप देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप कैसे रहोगे, तो उस चीज़ का वो सिमुलेशन काइंड ऑफ है वो बिग बॉस जो शो है, बिग ब्रदर शो जो यूके का है। ये बच्चा बोल रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि वो हर समय निगरानी में है। एंड अगर आप नोटिस करें, 1 मिनट सोचें और अपने स्कूल जहाँ आप जाते हैं वहाँ के बारे में सोचें, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है, क्योंकि आप हर समय आपके पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है पूरे स्कूल के टाइम जब भी आप जाते हैं 8 से 3 या जो भी आपका समय है, कि आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया गया हो। क्योंकि उनको डर रहता है कि बच्चे चिल्लाने लगेंगे और बच्चे अगर शोर करने लग गए तो किसी को पसंद नहीं है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो आप पे हमेशा निगरानी रखी जाती है। एंड ये उसे पसंद नहीं है। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with a dreary shower. Then at times I drooping sit, और कभी कभी मैं कैसे बैठा हुआ रहता हूँ, ड्रूपिंग यानी झुके हुए बैठा रहना, बेंट होके। जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख रहे हो तारे ज़मीं का ये सीन है जिसमें आमिर खान जो एक बहुत ही अनोखे टीचर होते हैं, एंड ये एक बच्चा होता है जो कि थोड़ा सा स्लो होता है बिकॉज इसको एक बीमारी होती है। एंड वो कैसे बैठा हुआ है स्लाउच पोजीशन में, बिल्कुल जैसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, दुखी है। इस तरह से ये बच्चा बैठा हुआ रहता है, वो बोल रहा है कि मैं इस तरह से बैठा हुआ रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे बेचैनी से, एंग्शियस आवर है ना, ऐसे बेचैनी से भरे हुए घंटे में बिताता हूँ ऐसे बैठे हुए। ना ही उसका मन बुक में लगता है, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, तो उसे ना मज़ा आ रहा है उसकी बुक्स में और ना ही लर्निंग बावर्स में बैठ के। लर्निंग बावर का मतलब हो गया, बावर का मतलब होता है शेल्टर, एंड लर्निंग्स बावर का मतलब हो गया यहाँ पे स्कूल से बात हो रही है कि जहाँ पे आपको एक क्लासरूम हो गया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक शेल्टर है, वो शेल्टर में आपको पढ़ाया जाता है। इट इज जस्ट पोएट ने बस ये टर्म यूज किया लर्निंग बावर्स, उनका मतलब शायद क्लासरूम से है ना, उनका मन करता है क्लासरूम में बैठने का। वॉर्न थ्रू विद ड्रेरी शावर, एंड वो क्या बोल रहा है कि मैं इस तरह से बैठा रहता हूँ, हमेशा बेचैन रहता हूँ, ना ही मेरा मन बुक्स में लग रहा है और ना ही मेरा मन लग रहा है वहां बैठने में जहाँ क्या हो रहा है। ही इज वॉर्न, वॉर्न जो है पास्ट फॉर्म है वेयर का, एंड वेयर मतलब पहनना नहीं, वेयर का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको डैमेज हो रहा है, जैसे वेयर एंड टेयर बोलते हैं आप। वॉर्न इज पास्ट फॉर्म ऑफ वेयर, एंड वेयर एंड टेयर का मतलब है कि आप डैमेज हो रहे हो, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, या बहुत ज़्यादा यूज़, जैसे कपड़े वेयर एंड टेयर होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद। एंड यहाँ पे किस चीज़ से वेयर हो रहे हैं, बाय ड्रेरी शावर। बार बार उनके ऊपर एक शावर लग रही है, धारा पड़ रही है उनके ऊपर, जिससे वो वेयर हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है। एंड यहाँ पे ड्रेरी शावर का मतलब क्या है, ड्रेरी का मतलब होता है रिपीटेटिव एंड डल। अगर कोई चीज़ रिपीट होती है एंड बहुत ही डल होती है, बोरिंग होती है, तो उसको ड्रेरी बोलते हैं। एंड ये जो शावर है, जो उनके ऊपर शावर आ रही है, वो कैसी है, रिपीटेटिव एंड डल। इसका मतलब जो भी चीज़ें बोली जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको एक तरह से ड्रेरी शावर की तरह लग रही है। उसे बहुत ही बोरिंग लग रही है, एंड इससे वो वेयर हो रहा है, उसका मतलब वो डैमेज होते जा रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न ऑफ जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंजा में कि कैसे कोई एक पक्षी जो कि जॉय, खुशी के लिए पैदा हुआ है, एक केज में बैठ के गा सकता है, एंड कैसे एक बच्चा जो कि अनॉय करने से डरता है, अनॉय करना मतलब किसी को गुस्सा करना या इरिटेट करना, किसी को गुस्सा करने से या इरिटेट करने से जो डरता है, उसके पास क्या चारा बचा है कि ही विल ड्रूप हिज टेंडर विंग। वो अपने आप को बर्ड से कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, जो कि केज में है। उसके पास क्या चारा बचा है कि वो अपने पंखों को, अपने कोमल, टेंडर यानी कोमल, कोमल पंखों को झुका ले और अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल जाए। उसका जो यूथ है, उसका जो ये यंग एज है, उसकी जो भी एनर्जी है, उसका जो भी जॉय है, उसको वो भूल जाए। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा
O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो अब ये स्टैंजा में पोएट चाइल्ड के थ्रू मम्मी पापा को, उनके पेरेंट्स को बोल रहा है कि ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर आप यंग एज में ही बर्ड्स को मार दोगे, सो बर्ड्स आर निप्ड जो है, निप इन द बर्ड, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू शुड निप इन द बर्ड। इसका मतलब अर्ली स्टेज में चीज़ों को ख़त्म कर देना ताकि वो बढ़ ना पाए। तो अगर आप कलियों को ही निप यानी ख़त्म कर दोगे तो फिर क्या होगा, ना ही वो फ्लावर बनेंगे, ना ही उनसे फ्रूट्स आएंगे। तो वो वही पेरेंट्स को बोल रहा है वो कि अगर आप बर्ड्स को ही डैमेज कर दोगे, हम वो अपने आप को बर्ड्स से कंपेयर कर रहा है कि हम छोटे बच्चों को ऐसे आप डैमेज करोगे, सो जितने भी फूल हैं वो उड़ जाएंगे, वो ब्लॉसम्स कभी नहीं आ पाएंगे, ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। सो इस तरह से जो भी ब्लॉसम्स हैं, जो भी फूल आने वाले थे, अगर आप उन्हें ऐसे उड़ा दोगे, एंड अगर टेंडर प्लांट, जो भी कोमल पौधे हैं, उनको आप ऐसे स्ट्रिप कर दोगे, ऐसे उखाड़ दोगे, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। स्प्रिंगिंग डे यानी जब स्प्रिंग का समय है, जब खिलने का मौसम है, जब उनका एंजॉय करने का मौसम है, खुश रहने का मौसम है, उस समय अगर उनसे आप सारी खुशियाँ छीन लोगे, बाय सॉरो, बाय दुख, एंड केयर्स डिस्मे। केयर्स डिस्मे यानी कि जो केयर के नाम पे आप वरीड होते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि पेरेंट्स जो हैं हर समय बेचैन रहते हैं हमारे लिए और आपके लिए कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हम अकेले छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह से जो बेचैन होते हैं, तो इस बेचैनी में वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। सो ये जो केयर्स जिसमें हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स जो है अपने बेचैनी की वजह से जो भी केयर के नाम पे जो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, वो बच्चा बोल रहा है कि वो ना करें। इससे क्या, उनकी खुशियाँ जो है स्ट्रिप हो रही हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, हाउ शेल समर अराइज इन जॉय, तो अगर आप स्प्रिंग टाइम पे, जो स्प्रिंग का समय है, उस समय आप ये सारी खुशियाँ छीन लोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि समर जो है वो आएगा खुशियों के साथ, या समर्स में फल अपीयर होंगे। मतलब अगर आप बर्ड्स को स्प्रिंग टाइम में ही डैमेज कर दोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समर में फल आएंगे। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि स्प्रिंग टाइम मतलब ही व्हेन दे आर किड्स, व्हेन दे आर स्मॉल, बेसिकली दे आर द किड स्टेज। एंड जब उस समर का मतलब हो गया इस सेइंग कि जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, तब आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि जिन बच्चों को इस तरह से आप खुशियों से अलग कर दोगे, तो बड़े होके वो कुछ भी फ्रूटफुल कर पाएंगे। तो इस बच्चे के जरिए विलियम ब्लेक ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम आज सोचते हैं कि हम बच्चों के अच्छे के लिए कर रहे हैं, उनको इतना कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन्हें इतना ज़्यादा खुला नहीं छोड़ रहे हैं, या इस फॉर्मल एजुकेशन में आप डाल के उनको इतना डैमेज कर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो ना ही खुश होंगे, ना ही कुछ फ्रूटफुल कर पाएंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है क्योंकि ये डायरेक्टली पेरेंट्स से बोला गया है, बिकॉज जो भी डिसीजन हम बच्चों के लिए लिए जाते हैं मेजरली वो पेरेंट्स ही लेते हैं, कि स्कूल में जाना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि सोसाइटी इस तरह से फॉर्म हुई है कि फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, एंड सबको लगता है कि यही सही है, इसका बेटा इस तरह से आज ये बन गया है तो यही सही होगा। सबको कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। एंड ये चीज़ें इसलिए उस समय सही थी क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर्स थे उस समय, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें थी, एंड उसी के लिए वो फॉर्मल एजुकेशन था। तो फॉर्मल एजुकेशन का काम क्या था कि हाँ, आपके लिए इंजीनियर्स बना दे, आपके लिए लॉयर्स बना दे, आपके लिए डॉक्टर्स बना दे, ताकि ये जो देश के जो पोस्ट हैं वो फिल कर सकें। बट अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, एंड आई थिंक ये उस समय से आप इमेजिन कीजिए 1700 से जब ये चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उस समय से चीज़ें डिफरेंट होने लग गई। तो बोलना चाह रहे थे कि लोगों को इस चीज़ से हटना चाहिए, एंड आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करोगे तो जब वो बड़े होंगे बच्चे, तो वो खुश नहीं रह जाएंगे ना, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। एंड जब आप जिस चीज़ में अच्छे हो और उस चीज़ को अगर आपको करने नहीं दिया गया है ना, आपको फोर्सिबली एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन में अगर आपको फोर्स किया गया है, तो आप बाद में जाके खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ना आप उस चीज़ में टैलेंटेड रहोगे एंड वो चीज़ में आपको करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के थीम्स आप देखोगे तो अभी बहुत सारे मूवीज़ में भी आए हैं। तारे ज़मीन पे फॉर एग्जांपल दिखाएगा कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इस तरह के बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं जिनको ऑटिज्म है, बिकॉज हर बच्चे पे अलग तरीके का ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में है नहीं ये पॉसिबल। एंड
आप हिचकी में देखोगे तो कैसे उसमें दिखाया गया है कि वो बाहर जाके पढ़ाती है, अलग तरीके से वो पढ़ाती है बच्चों को, एंड कैसे इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को भी पढ़ने में। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे उनमें भी इंटरेस्ट आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक, ही कंसिडर्स किड्स टू बी इनोसेंट। सो उनके लिए जो भी बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इनोसेंट हैं, दे आर वेरी इनोसेंट। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किड्स को अच्छे से गाइड करें, अच्छे से एजुकेशन दें, इस तरह से दें ताकि वो जब एडल्ट हो जाए तो हैप्पी रहें और बहुत ही फ्रूटफुल रहे उनकी लाइफ। एंड इस पर्टिकुलर पाथ में बहुत सारे काम हो रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं अभी, बट अभी फॉर्चुनेटली आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ताकि आप बहुत अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। आपके हाथ में इंटरनेट है, एंड अभी इतनी चीज़ें बाहर मिल जाती हैं क्रिएटिव काम करने के लिए कि आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। सो इस पोएम को पढ़ के आप ये मत सोचिए कि आप किसी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ द डे, वो एक सच है। एंड मे बी शायद 50 ईयर्स के बाद चीज़ें चेंज होंगी, बट आप ये सोचिए कि आपके ही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अगर ये पर्टिकुलर पोएम दी गई है तो आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप क्रिटिसाइज करें एजुकेशन सिस्टम को, बट इसलिए दी गई है कि यू अंडरस्टैंड कि जब आप बड़े होंगे तो आपको जो चीज़ें पसंद हैं उस चीज़ों पे अगर आपको ध्यान देना है तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा। तो जनरली आप जब फ्री टाइम होता है आपका, तो आप उन सब चीज़ों के लिए सोच सकते हैं, उन चीज़ों में काम डिवोट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है वर्ल्ड में, वो फिनलैंड है। एंड मैं एक लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख सकते हो इस वीडियो को कि कैसे वहाँ की स्कूलिंग सिस्टम में कोई भी करिकुलम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है। बच्चे स्कूल में आते हैं, उनका जो मन है वो पढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली टीचर्स सारे अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बट उनका करिकुलम ऐसा टेस्ट बेस्ड नहीं होता कि हाँ बच्चों को IIT क्रैक करना है, AIEEE क्रैक करना है या कोई एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। उनका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो एग्ज़ाम्स क्रैक कराने वाले फॉर्मेट का नहीं है, वो लाइफ लर्निंग लेसन्स देते हैं। एंड वैसा ही कुछ कॉपी किया है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में फ़िलहाल, जिसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले तो आप देखो इस तरह की हालत थी गवर्नमेंट स्कूल्स की। सो उन्होंने इस तरह से चेंज किया, पहले क्लासरूम्स को एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे आपको फील हो कि अच्छा लगे वहाँ पढ़ने में, उसे डल की जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। जैसे इस पर्टिकुलर पोएम में भी बच्चा बोल रहा था कि बहुत ही डल लगता है उसे स्कूल में। सो इस तरह से इंटरेस्टिंग सा एनवायरनमेंट बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल्स को। एंड देन स्पेशली बड़े क्लासेस में आप देखोगे तो इस तरह की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो नहीं है कि एक के पीछे एक लोग बैठे हैं। इस तरह से टेबल्स लगे हैं, यहाँ पे टीचर बैठी है, यहाँ पे कुछ दूसरा टेबल लगा है, यहाँ पे बोर्ड है प्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें लगी, यहाँ पेंटिंग लगी है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासरूम है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो इस तरह से आप कभी नहीं बैठते हो। अगर आप ऑफिसेज में भी जाओगे तो आप देखोगे कि इस तरह से मीटिंग रूम में आप बैठते हो, एंड आप किसी से भी बातें कर रहे हो, एंड किसी भी लोगों से मिल रहे हो, बाहर जाओगे तो इस तरह से आप बैठे रहते हो। तो दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ, दिस इज़ द रियल लाइफ। एंड वो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में वो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से वहाँ पे टीचर्स भी आपस में बहुत डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स टीचर इंग्लिश के टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर रहा है। तो इस तरह से टीचर्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हो। मे बी शायद फ्यूचर जनरेशन जो आने वाले उनको और भी ज़्यादा ये एक्सेसिबल हो जाए। इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है उनको स्कूल्स में। सो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि दिल्ली में जो एजुकेशन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है वहाँ आया है। सो आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। एंड की टेक अवे आपके इस पोएम से ये होना चाहिए कि जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो भी आप को सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, रियल लाइफ में सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड रियल लाइफ में ऐसा भी नहीं होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रियल लाइफ में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक साथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को एज अ गाइड ट्रीट करना है, एंड उसकी हेल्प लेके आपको खुद से भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। So let's start the questions. Question 1. Find 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. So stanza 1 में से ऐसे phrases आपको निकालने हैं जिससे child की जो खुशी है वो झलकती है। So obviously phrases like I love to rise, skylark sings with me, sweet company, birds sing on every tree, ये सब चीज़ें उसे खुशी देती हैं।
और चाइल्ड की खुशी भी दर्शा रही हैं, तो ये लाइन्स हो जाएंगी। क्वेश्चन 2, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, विच वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। तो स्टैंजा 2 में एकदम से मूड चेंज होता है, तो किन वर्ड से आपको लगता है कि मूड चेंज हो गया? सो फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, क्रूल आई आउटवर्न, इन साइंग एंड डिसमिस। सो इन पर्टिकुलर फ्रेजेस से एकदम क्लियर होता है कि वो खुशी से एकदम दुखी हो गया। क्वेश्चन 3, a cruel eye outworn. Stanza 2 refers to first, the classroom which is shabby or noisy. 2, the lessons which are difficult or uninteresting. Third, the dull and uninspiring life at school with lots of work and no play. So, cruel eye outworn को का मीनिंग मैंने आपको बताया था। There could be another angle to it, उसका एक अलग मीनिंग भी हो सकता है। एंड जो मीनिंग मैंने आपको बताया था पर्सपेक्टिव से, उसको यूज करके आपको सही यहाँ पे चॉइस देखनी है। सो वन मोर पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि जो भी स्कूल लाइफ है बहुत ही डल है, अनइंस्पायरिंग है, जहाँ पे बहुत सारा काम दिया जाता है और बिल्कुल भी खेलने का वक्त नहीं होता, देयर इज नो प्ले। सो दिस इज द राइट आंसर। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉर्न थ्रू विद द ड्रेरी शावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव। पैराफ्रेज का मतलब है जैसा बोला गया एकदम वैसा ही। सो क्लोज पैराफ्रेज मतलब ऑलमोस्ट मिलता जुलता इन लाइन से। कौन सा इनमें से ऑप्शन है? सो ऑप्शन है, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल, दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सो बेसिकली डेयरी शावर का मतलब यही था कि टीचर्स कुछ रिपीट करते जा रहे जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, एंड स्टिल जो है उसे खुशी नहीं मिल रही है वहाँ पे लर्निंग्स बावर में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के। सो ही इज वॉर्न थ्रू, ही इज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। सो उससे उसका डैमेज ही हो रहा है, इसे कुछ सीख नहीं पा रहा है। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल, दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स स्कूल्स का, कि टीचर्स पढ़ाते जाते हैं लेकिन बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो इस चैप्टर को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कढ़ाई, बरामदा और कुंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड ये चीज़ें आप रोज़ देखते हैं। अगर आप किचन में जाओगे तो आपको कढ़ाई दिखेंगी, घर में आपको बरामदा हो सकता है, और कुंडी तो सभी लगाते हैं। सो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, देन इसका क्लियर मतलब है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, एंड रियल लाइफ में आप अपने सब्जेक्ट को ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि आपके लिए आंखें खुलें। इस पोएम के ज़रिए आप ये चीज़ समझिए कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो लाइफ के लिए करनी है, ना कि एग्ज़ाम पास करने के लिए। एंड अगर आपको इसका आंसर पता हो ऑनेस्टली विदाउट गूगल किए, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपको ये पता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक्स ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।